बेनिफिट सिस्टम और पेपर मैरिज। आपने पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर ये दोनों चीज़ों के ये टर्म जो है अक्सर सुनी होगी। अक्सर जो लोग कहते हैं कि बाहर के मुल्कों के अंदर, जिसके अंदर यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह आते हैं, वहाँ पे आपको बेनिफिट मिलते हैं। बेनिफिट वो चीज़ होती है अगर आपके पास जॉब वगैरह ना हो, घर वगैरह ना हो, अगर इस तरह चीज़ें ना हो तो आपको गवर्नमेंट जो सपोर्ट करती है किसी भी लिहाज से। और पेपर मैरिज का भी आपने अक्सर ये लफ्ज़ अक्सर सुना होगा कि अम्मी जी, अक्सर लोग ऐसी बात करें, अम्मी जी मैं बाहर में पेपर मैरिज की थी हुई है, जिस तरह मैं नेशनलिटी मिलेगी ना पाकिस्तान आवांगा, मैं उससे शादी करांगा। अक्सर वहाँ हमारी माएँ भी ऐसी बातें कर रही होती है कि मेरा जरा पुत्र हैगा ना, उन्हें उत्थे बाहर शादी की, कागजी शादी की, पेपर मैरिज की है। जिस तरह वो पेपर सीधे होंगे ना, इत्थे आएगा अपने चावां नाल ब्याह करांगी। मेरी यही कोशिश है कि आपको इसके बारे में सच आपके सामने लेके आ सकूं। आगे आपका फैसला है, आपके ज़मीर का फैसला है, इसको आपने आगे किस तरह लेकर चलना है। आगे आपने इस प्रैक्टिस को जारी रखना नहीं रखना, आगे आपके ऊपर छोड़ूंगा और आपको एक वाक्य भी सुनाने की कोशिश करूंगा। मैं सबसे पहले मैं आपको एक वाक्य सुनाई देता हूं। मैं मेरा एक दोस्त है, उसका आगे दोस्त आया था, तो आगे उनके साथ मेरी कॉफ़ी की शॉप के में मुलाकात वगैरह हुई थी, हम आपस में बात वगैरह हो रही थी। उसने मेरे पूछा कि मेरे पेपर्स वगैरह के बारे में। अक्सर हमारे जब लोग आपस में मिलते हैं ना, तो अक्सर ये सवाल जरूर करते हैं कि भाई तारे पेपर सीधे हो गए नहीं हो गए, इस तरह की बातें अक्सर मतलब होती हैं। खास तौर पे उन लोगों के अंदर जो जिनका ताल्लुक जो होता है, आप कह सकते हैं पाकिस्तान वगैरह से, या इंडिया से नए नए आए होते हैं। ये हमारी ये ज़्यादा कीड़ा जो है ना हमारे पाकिस्तान के अंदर ही है, इंडिया के अंदर थोड़ा कम है। तो अक्सर इस तरह की बातें कर लेते होते हैं आके। तो मैंने कहा भाई मेरा साथ ऐसा नहीं है। तो मैंने उससे पूछा कि आप सब ठीक ठाक सेट हो गया? कहता नहीं यार, मैंने पेपर मैरिज की हुई है, तो इस तरह मैं अपने पेपर का इंतजार कर रहा हूँ। मैं जैसे मेरे पेपर आएंगे तो उसके बाद फिर मेरे कागज सीधे होंगे, तो मैं कोई ना कोई काम करूंगा। मैं कहा बड़ी ज़बरदस्त बात है। तो मैं कहा आपकी शादीशुदी होगी? मतलब मैंने जान के सवाल किया उससे, क्योंकि उसने मुझे बता दिया था कि मेरी पेपर मैरिज हुई है, यानी मैं कागजी शादी की हुई है। तो मैंने कहा यार भाई ना, आपकी पेपर मैरिज शादी वगैरह होगी है, तो आपकी बेगम कहाँ पे है? कहते वो मेरी बेगम तो जरी है वो अपने बॉयफ्रेंड ना रह रही है। मैं कहा भाई वो आपकी आपकी बेगम जो है अपने बॉयफ्रेंड से रह रही है और आपको कोई मसला नहीं है। कहता है किसी ऐसी गल कर रहे जी, सिर्फ पेपर मैरिज हुई है। मैं कहा भाई पेपर मैरिज कैसे हुई है? वो इस तरह हुई जिस तरह आपके जिस तरह पाकिस्तान के अंदर आप जाके कोर्ट मैरिज करते हैं, जिस तरह यहाँ का सिस्टम है कि यहाँ पे आके स्पेशल अगर ऑफिस बने हुए रजिस्टर्ड ऑफिस गवर्नमेंट के हैं, वहाँ वो जाके प्रॉपर शादी होती है। तो मैं कहा भाईजान आप या वहाँ पे गए थे जहाँ पेपर मैरिज हुई थी, बकायदा शादी हुई थी ना आपकी, जिस तरह यहाँ हर हर बंदे की होती है? वहाँ दो गवाह मौजूद थे, कानूनी तौर पे आपने उसको अपनी बीवी माना और उसने आपको अपना हस्बैंड माना, ऐसा ही हुआ ना? कहता बिल्कुल ऐसे ही हुआ। था मैं कहा भाईजान वो आपकी सही बीवी है। कहता निकाह करा हुआ है। वही बात है, मैंने कहा कि हमारी कौम को मजहबी नशाई कौम बना दिया गया, को मजहब का ऐसा चक्कर डाल दिया गया कि हर अपने मतलब के लिए कोई ना कोई मजहब का इस्तेमाल कर रहे होंगे। आप पाकिस्तान चेक कर सकते हैं। मैं कहा भाईजान नहीं, ये आपकी असली शादी है, निकाह का कोई चक्कर नहीं होता, निकाह जो होता है वैसे ही होता है। उसका अगर उसके लिए कोई ऐसी खास लवाजमात नहीं होती। कहना कह कलमे कुलमे पड़े ने। मैं कहा भाईजान निकाह के कोई कलमे नहीं होते, वो सिर्फ आप दो बंदों के सामने दो गवाहों की मौजूदगी में आपने एक दूसरे को कबूल करना होता है, वो तुमने कबूल कर लिया। कहता ऐसी कोई गल नहीं है। मैं कहा अगर मैं गलत बात कह रहा हूँ, आप अपने भी किसी भी मौलवी से किसी भी इमाम से पूछ सकते हैं। कहता हुणे कॉल करना। अब उसने ना उसी टाइम पाकिस्तान कहते हैं कॉल की, और लकीली खुशकिस्मती से वो कॉल मिल गई। आगे से जो मौलवी साहब बैठे हुए थे, वो मतलब काफ़ी समझदार बंदे थे, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। मैं उसने कहा कि मेरे सामने बंदा बैठा हुआ है, मैं इतने पेपर मैरिज की थी, तो मैं निकाह नहीं किया, क्या मेरी शादी असली हैगी है? तो निकाह ये कलमे तो पढ़े कोई नहीं है, निकाह तो होया कोई नहीं। तो मौलवी साहब समझदार थे, उसने भी कन्फर्म किया कि निकाह के कोई कलमे नहीं होते। जहाँ क्योंकि हमारा पाकिस्तान है ना, वहाँ पे ऐसे होता है जब निकाह वगैरह होता है, जब शादी वगैरह होती है ना, जब बारात का दिन होता है, तो मौलवी वैसे थोड़ा सा मतलब महफिल को गरमाने के लिए थोड़ा सा मतलब उसके अंदर थोड़ा आप कैसे तड़का लगाने के लिए कोई ना कोई कलमे कलमे पढ़ा होता है, दुआएं पढ़ा होता है। तो आम जो जाहल लोग होते हैं वो समझते हैं ये निकाह के कलमे हैं, निकाह का कोई कलमा नहीं होता। तो जब उसने भी कन्फर्म कर दिया, बंदा थोड़ा शर्मिंदा सा हो गया। मैं कहा भाई शर्मिंदा होने की बात नहीं है, ये बात को समझने की कोशिश करो कि जो जिसके साथ तुमने शादी की है ना, पैसे पूसे देकर, वो तुम्हारी असली बीवी है, इस बात को समझने की कोशिश करो। और यही सबसे बड़ा मसला है, और ये एक बंदे का मसला नहीं है, आप चेक कर सकते हैं क्रॉस द बोर्ड। या हर जगह आप जाकर जिससे मर्जी बात करें, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं पेपर मैरिज लेके, उनकी जो बीवियां होती हैं किसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ सो रही होती हैं, या किसी का जो मर्जी कर रही होती है उनके साथ, और ये अपने चक्कर में बड़े इस्लामी बन रहे होते हैं। और जैसे ही इनके कागजात आते हैं, इनकी नेशनैलिटी वगैरह होती है, इनको रेजिडेंस मिलता है, इनका अंदर का मनाफक मुसलमान जाग पड़ता है, फिर दूसरे में फतवे लगा रहे होते हैं इस्लाम के। और इसी मनाफकत ने आज हमें इस मकाम पर पहुंचा दिया हुआ है। यहाँ मैं आपको कहते हैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं एक बात ऐड कर दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया वाले जो है बाकी नेशनलिटी के जो लोग हैं यहाँ पे आकर पेपर मैरिज नहीं करते, उनकी बीवियां मतलब किसी और के साथ जाकर सौती वगैरह नहीं है, वो उनका मामला है। लेकिन वो जाके मजहब के नाम की वो दूसरों फतवे नहीं लगाते। कभी भी आपने इंडियंस को मैंने कभी नहीं देखा कि मजहब का इस्तेमाल कर रहे हों, बाकी नेशनलिटियां जो हों अपने आप को कह रही है हमारा मजहब सबसे बेहतरीन है, हम जन्नत में जाएंगे, आप दोज़ख में जाएंगे। वो ऐसी बातें नहीं कर रहे होते, उनका काम उनसे जाने।
मैं ये इसलिए मैं क्लियर करने की कोशिश की है कि सिर्फ पाकिस्तानी हमारे भाई नहीं है, बाकी लोग भी करते हैं, लेकिन हमारे लोगों को कीड़ा दूसरों के आके मजहब के फतवे दे रहे होते हैं। तो भाई मैं बात क्लियर कर दूं, क्लियर कट, ये थोड़ी तमहीद बांधी है, थोड़ी सी आपको मैंने जब वाकया सुनाया उसके बाद उसके अंदर ये मैसेज यही है, पैगाम यही है भाईजान, जब भी आप यहाँ पे आके पेपर मैरिज करते हैं किसी भी लड़की के साथ, यहाँ पे कहते हैं बाहर यूरोप के अंदर आके, अमेरिका के अंदर, यूके के अंदर, कहीं भी जाके जो जिस तरह भी कर रहे होते हैं, अगली को पैसे देते हैं, उनको 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 इस चीज़ से कोई मसला मसला नहीं है भाईजान है। आप उनको पैसे देते हैं, उनका ईमान जाने, उनका चक्कर जाने, आप उनके साथ एक बिजनेस डील कर रहे होते हैं। लेकिन जिस तरह आप जाके प्रॉपर इस तरह शादी करते हैं वो भी अपने कानून की खिलाफ वर्जी कर रही होती हैं। अब यहाँ पे आके कितने क्रैकडाउन हुआ, कितने लोगों को पकड़ा उन्होंने आके इसी चक्कर के अंदर, अपने लोगों को उन्होंने काफी अरेस्ट किया इस चक्कर में, क्योंकि पेपर मैरिज जो है वो पेपर मैरिज का हमने जिसको नाम दिया हुआ है वो लीगल सही शादी है। इन्होंने अपने लोगों कईयों को यहाँ पे सजा दी है, वो भी कानून की खिलाफ वर्जी कर रही होती है, क्योंकि कानून का डर होता है ना। और लेकिन हमारे लोग जो होते हैं उसका मजहब का तड़का लगा रहे होते हैं, जहाँ पे कितने लोगों को जानता अपनी बहन से शादी करके आए हैं भाईजान। तो भाई ये बात क्लियर कर दूं, जो बंदा मेरी बात सुन रहा है भाईजान, आप जो शादी कर रहे होते हैं ना भाईजान, वो आपकी असली शादी होती है, लीगल शादी होती है, आप उसको जो मर्जी कहें। यहाँ कई लोगों ने ऐसा भी किया हुआ कि जाके यहाँ का सिस्टम के लिए आगे बताता हूँ, बेनिफिट के लिए क्या क्या कुछ इन्हें मतलब है, रंग रलियां बनाई हुई है, कितने कितने मतलब है, गुल खिलाए हुए हैं। किसी से भी जाकर कन्फर्म कर सकते हैं, किसी भी इमाम से, किसी से भी जाके, किसी मसलक से जो मर्जी कर लें भाईजान, वो शादी आपकी कानूनी शादी होती है, मजहब के लिहाज से भी, हर लिहाज से। आगे आपकी मर्जी है, आपकी ज़मीर के ऊपर है, इसलिए आपने खुद फैसला करना है। अब अगली बात करते हैं बेनिफिट के बारे में। अब आपने ये भी लफ्ज़ सुना होगा कि बाहर के मुल्कों में जो लोग रहते हैं उनको वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है, अगर आपके पास घर ना हो, अगर आप गरीब वगैरह हो, पैसे ना हो, जॉब वगैरह ना हो ना, तो आपको महीने के पैसे देते हैं, हफ्ते के पैसे देते हैं, फिर आपको टेम्प्रेरी अकोमोडेशन भी देते हैं। जिस तरह भी आजकल यहाँ काफ़ी साल से का मसला आया हुआ है, अमेरिका के अंदर भी, इंग्लैंड में, यूरोप वगैरह के अंदर, तो आपको होटल के अंदर उन्होंने अकोमोडेशन दी हुई है। वहाँ पे आपको जब देते हैं, बेनिफिट देते हैं, तो बेनिफिट के भी लोग, हमारे जो लोग बेनिफिट लेके बड़ा करते हैं, अक्सर लोग नस्ल दर नस्ल यहाँ पे आई हुई हैं, बेनिफिट पे हुकूमत से पैसे मिलते हैं, उन पर रह रही है, और अपनी तरह बड़े नमाजी परहेजगार बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, दूसरे भी आगे फतवे लगा रहे होते हैं। ये अक्सर हमारी बातों, हमारे लोगों के अंदर ये चीज़ें रस बस गई हुई हैं। उसके अंदर ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने यहाँ पे कानूनी तौर पे अपनी बीवी से तलाक लेकर, मतलब कोर्ट के जरिए तलाक लेके, उसके बाद फिर कहते हैं, उससे होता क्या है कि जब आपकी जो अलहदगी हो जाती है, तो बीवी जो होती है, बच्चे होते हैं, तो उनको घर मिलने का, जो गवर्नमेंट से घर मिलता है, उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम इस तरह का ना, औरत अकेली होती है, उसके ऊपर उनका सिस्टम थोड़ा सा नरम है, उसकी ज़्यादा देखभाल की जाती है, बच्चे होते हैं, तो इसलिए अगर आपको घर जल्दी मिल जाता है। तो इस चक्कर के अंदर हमारे कई भाइयों ने, मैं फिर डिस्क्लेमर दे दूं, बात कर दूं भाई, बाकी मैं ये नहीं कहता बाकी लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन मैं बात करूंगा मजहब का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। मसला ये है वो मुनाफकत नहीं करते, और मुनाफकत सबसे बड़ी इस वक्त आप नासूर है, बीमारी है, जिसने पूरी हमारी कौम का बेशक वो बाहर के बैठे हों या पाकिस्तान के अंदर हों, आज इस मकान पहुंचा दिया होगा। तो भाई ऐसे करते हैं, उसके बाद जब अलहदा हो जाते हैं, जब डिवोर्स हो जाती है, जो लोकल यहाँ गवर्नमेंट होती है उससे आपको घर मिल जाता है, वो जब घर मिल जाता है तो उसके ऊपर जाके फिर हस्बैंड जो है वापस आकर रहना शुरू कर देता है। और कई मेरी बात तो ये कहता है, साड़ी आपस इस्लामी तलाक तो नहीं ना हुई, कि इस किस्म के इनकी ये ज़हन है, ऐसी ऐसी मुनाफिक आप कह सकते हैं ये कौम है जिसकी कोई इंतहा कोई नहीं है। यानी कोर्ट से झाड़ी तलाक दे के, अभी बताएं पाकिस्तान के अंदर जब अक्सर डिवोर्स होती है, जब तलाक होती है, जाकर कोर्ट्स में जब कहते हैं आप जाकर डिवोर्स को फाइल करते हैं, तलाक हो जाती है, क्या आपको तलाक नहीं हो जाती? एक यहाँ पे कानून मौजूद है, यहाँ पे मजहबी चक्कर से ऐसा नहीं होता, यहाँ मजहबी तलाकें नहीं होती भाई, मजहब का कोई चक्कर नहीं है, मजहब से तलाक लो या वैसे तलाक लो, तलाक होती है, आप कोर्ट में एक थ्रू प्रॉपर चैनल से जाके प्रोसेस से गुजर के तलाक ले लेते हैं। लेकिन ऐसे मुनाफिक हैं जिसकी वजह से इस मकाम पे हम पहुंच गए हुए हैं और सारे बेनिफिट ले रहे होते हैं, और बाद में कह रहे होते हैं यहाँ सारी मजहबी तलाक नहीं हुई। इस बारे में जाके आप किससे भी जाके फतवा ले सकते हैं, किसी भी आलम से, किसी मसलक से पूछ सकते हैं। अगर मेरी बात गलत है तो मैं अपने आपसे माफी मांगूंगा, फिर मैं कहूँगा बार बार मैं वीडियो को डिलीट करूंगा। भाईजान आपकी जो तलाक लेते हैं बेनिफिट के लिए, यहाँ के पैसे लेने के लिए गवर्नमेंट से, आपकी असली तलाक होती है, आप मजहबी लिहाज से भी गैर हलाकी कर रहे होते हैं, गुनाह कर रहे होते हैं और कानून की खिलाफवर्जी कर रहे होते हैं। इस तरह कई लोगों को यहाँ पे पकड़ा भी है इस चक्कर के अंदर आके। दूसरी मैं बात ऐड कर दो, बेनिफिट जो होते हैं, हमारे जो लोग अक्सर होते हैं बेनिफिट लेके बाद में बड़ी बातें करते हैं, दूसरे इस्लाम के फतवे लगा रहे होते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं ना, इसलिए आज से मैं बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करने के अंदर हमारी कौम का कोई सानी नहीं है। भाई जो बेनिफिट मिलते हैं ना, मैं किसी को यहाँ फतवे लगाने नहीं बैठा हुआ, लेकिन मैं आपके सामने क्लियर कट पिक्चर दे रहा हूँ कि बेनिफिट जो मिलते हैं वो हराम है। क्योंकि बेनिफिट जो गवर्नमेंट जो आपको देती है, आपको मतलब खर्चा वर्चा देती है, पैसे कहाँ से आते हैं? वो टैक्स पेयर होते हैं ना, जो आम लोग टैक्स देते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो साथ जो टैक्स हुकूमत इकट्ठा करती है, उसी में से आपको बेनिफिट मिलते हैं ना, आपको जो पैसे पूसे मिलते हैं। उसमें जो टैक्स जो होता है वो एक आम काम करने वाले का टैक्स भी होता है, एक बिजनेसमैन का टैक्स भी होता है, एक प्रोस्टिट्यूट जो होती है, जो जिस्म फरोश होती है, उसका टैक्स भी होता है, एक जो अल्कोहल बेचता है, शराब बेचता है, उनका टैक्स भी होता है, जो सूअर का गोश्त बेचते हैं उनका टैक्स भी होता है।
कसिनो का टैक्स भी होता है, हर चीज का उसके अंदर टैक्स मौजूद होता है, वो सारा टैक्स इकट्ठा होता है। वो ये नहीं गवर्नमेंट होता है कि यार ऐ जो रहेगा ना टैक्स आया कहते हैं सुअर बेचने का, पिक का, इसको साइड पे कर दो, जो जो कहते हैं शराब का टैक्स साइड पे कर दो, उसके अलावा जो जिस्म फरोश है उसका टैक्स साइड पे कर दो। इस तरह ऐसे नहीं होता। और जो जॉब करने वाला टैक्स साइड पे कर दो, एक ही चक्कर होता है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर सेंट्रल बैंक है, यहाँ पे बैंक ऑफ इंग्लैंड है, यहाँ पे सारा जो एक जगह जो पैसे जो इकट्ठे होते हैं, जो जितने में टैक्स होता है, अक्सर यहाँ पे टैक्स की कमी रहती है, हुकूमत उसको पूरा करती है कर्जे कुर्जे लेकर, जितना पाकिस्तान की हुकूमत करती है, बाकी गवर्नमेंट भी ऐसे करती है। तो वो सब इकट्ठा होता है, उसमें से फिर सारा कुछ होता है, जिसमें आपको काफ़ी उसमें पैसे जाते हैं, हॉस्पिटल को पैसे भी जाते हैं, और सड़कों के रिपेयर के लिए भी, स्कूलों के लिए, जो भी इनको हुकूमत को ज़रूरत होती है, उसी में से फिर लोकल काउंसिलों को जो यहाँ पे जो होती हैं, जो लोकल जो बॉडीज़ होती हैं, जो आपको जहाँ से पैसे मिलते हैं, जहाँ से आपको बेनिफिट वगैरह मिलते हैं, वो जाते हैं, उसी में आपको पैसे मिलते हैं। फिर मैं कहूँगा भाईजान, मैं फतवा नहीं दे रहा, मैं आपके सामने एक पिक्चर पेश कर रहा हूँ, आपके सामने हकीकत लेके आ रहा हूँ, आगे आपकी मर्जी है। वो जो आपको बेनिफिट मिलते हैं वो हराम है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो इस्लाम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जो लोग नॉर्मल बंदे हैं, जो आपस में जीने और जीने दो की पॉलिसी पर हैं, किसी फतवे नहीं लगाते, उनके लिए नहीं है भाईजान। आप क्योंकि आप यहाँ टैक्स पे करते हैं, आपका हक बनता है। अगर आप टैक्स नहीं भी पे करते भी, गवर्नमेंट की या पॉलिसी अगर वो देते हैं, लेकिन अगर आप दूसरों पे हराम हलाल चक्कर करेंगे, दूसरों पे हराम हलाल की बातें करेंगे, मदद के फतवे लगाएंगे आके, फिर मुनाफत करेंगे, तो भाईजान सच्चा सीधा और सच्ची बात यही है कि जो आपको बेनिफिट मिल रहे हैं वो हराम है। आपको पैसे मिल रहे हैं, आप क्या पता आपको जो पैसे मिल रहे हैं वो किसी जो कहते हैं जिस्म फरोश है उसका टैक्स हो, शराब वाले का टैक्स हो, सुअर जो सुअर से जो बेचने का टैक्स आता है, और जो कसिनो का आता है, क्या उसके पैसे हो, ये आपके ऊपर आता है, ये चीज़ आती है। और इसी वजह से आज इस मुकाम में पहुंच गए हुए हैं। इसी में मैं आपको एक और वाकया सुनाने के बाद वीडियो को एंड करता हूं। मैं इस तरह मैं एक बैंक के अंदर मैनेजर आया था, तो वहां पे एक बंदा आया, तो मेरा कहते हैं अकाउंट के चक्कर के अंदर, तो मेरा वहाँ कॉलीग था मेरा जो बंदा काम कर रहा था, तो उसने उसको कहा कि कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। उसने कहा ये लाइफ इंश्योरेंस जो है ना हराम है। उसने अपनी इंग्लिश में कहा, मैं आपको उर्दू में बता रहा हूँ मैं। तो उसने मुझे बुला लिया ऐसे मैनेजर के तौर पर कि ये बंदा ऐसे बातें कर रहा है। तो मैंने पूछा कि मैं क्या मसला, कहता ये हराम है, मेरे बस में तो जितने भी पब्स वगैरह हैं, डिस्को वगैरह, सबको मैं आग लगा दूँ, क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल बिकती है। मैं कहा भाई ना, अगर आपको चीज़ नहीं लेनी तो यहाँ पे आके आप यहाँ बैठ के फतवे ना लगाओ हराम है हलाल के चक्कर। आप कहते हो मुझे लाइफ इंश्योरेंस नहीं चाहिए, बात खत्म होगी। तो आप उसने जो लिबास ही पहना हुआ था, बड़ा चुगा से पहना था, बड़ा इस्लामी लिहाज से, बड़ा अपने से मौलवी बना हुआ था आके। मैंने कहा भाईजान, आप मैंने सवाल के लिए आप कहाँ पर रहते हैं? ये कहते सेंटर का एरिया था, तो कहता मैं यहाँ पर रहता हूँ, और उस एरिया के अंदर रहना कोई मतलब एक आम बात नहीं है, बड़ा एक्सपेंसिव एरिया था। वहाँ पे 2 बंदे रह सकते हैं, या आप बहुत अमीर हो, तो या गवर्नमेंट की तरफ से आपको घर मिला हो। तो मैं कहा आप यहाँ पे रहते हैं? मैं कहा ये आपका अपना घर है, मतलब इस लिहाज से मैंने तो इसलिए बात कर रहा था ताकि उसके लिए पता चल सके कि उसको होम इंश्योरेंस के बारे में इन चीज़ों के लिहाज से। कहता नहीं, हमें ना गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। मैं कहा बड़ी अच्छी बात, ज़बरदस्त बात है। फिर मैं कहा आप काम करते हैं? कहता काम है कोई नहीं करता, हमें गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलती है। मैं कहा भाई आपको पता है, आप कहने कि मैंने अल्कोहल के अड्डों को इनको आग लगा दूंगा, ये इस्लाम के खिलाफ है, ये तो वो है। जो आपको बेनिफिट मिलते हैं, जो आपको गवर्नमेंट से घर मिल रहा है, जो पैसे मिलते हैं खर्चा करने के लिए, ये टैक्स की मनी है। जो लोग जो टैक्स इकट्ठा होता है, उसमें टैक्स जो है, एक जिस्म फरोश का टैक्स भी शामिल है, एक शराब वाले का टैक्स भी शामिल है, जिस सुअर बिकता है उसका टैक्स भी शामिल है। अगर आप मैं कहा सच्चे मुसलमान हैं, ये सारी बातें इंग्लिश में हो रही थी वैसे, मगर अगर आप सच्चे मुसलमान ये सब कुछ कैंसिल करो, और ये मुल्क आपके रहने के लिए नहीं है, कोई यहाँ सब कुछ हराम है जो आपको मिल रहा है। मैं कहा वो जायजा आपके लिए, और दूसरों पे बातें करते हो आके। मैं कहा जाके चले जाओ किसी इस्लामी मुल्क के अंदर जो आपको सूट करता है, वहां देखता हूँ आपको चीजें मिलती है कि नहीं मिलती। मैं कहा आपको टिकट देने के लिए भी तैयार हूं मैं। वो कहता नहीं ऐसी बात नहीं है, हमें तो हुकूमत से पैसे मिलते हैं। मैं कहा हुकूमत से पैसे नहीं मिलते हैं, तो ये उसका हकीकत ये है। फिर मैं कहा अगर मैं गलत कह रहा हूँ मुझे बताओ, मैं अगर मैं गलत कोई बात कर रहा हूँ तो। अब उसको जवाब तो कोई नहीं आता, चुप करके मुंह बना के निकल गया वहां से। ये मुनाफकत है, ये इनका छोटा दिमाग है, ये मेंटली तौर पे, मैं कहता हूं मेंटली तौर पे और कहते हैं अखलाकी तौर पे ये दिवालियापन का शिकार है। फाइनेंशियल तौर पे दिवालियापन वही होता है कि जब आपके एसेट जो होते हैं ना, आपके असासे जो होते हैं, आपकी लाइबिलिटी से कम हो जाए। मिसाल के तौर पे आपने जो कर्जे देने हैं वो ज्यादा हो, लेकिन आपका पैसे कम हो, तो आप या बैंक करप्ट हो जाते हैं, दिवालियापन का शिकार हो जाते हैं। इस अखलाकी दिवालियापन वही होता है कि आपके दिल में कुछ और हो, जबान पे कुछ और हो, और आपकी जो अमल है वो डिफरेंट होता है, तो आप अखलाकी दिवालियापन का शिकार हो जाते हैं। इस वक्त हमारी आप देख सकते हैं पूरे अक्सर हमारी मुस्लिम दुनिया चेक कर लें, उसमें से खास तौर पर हमारे पाकिस्तानी भाई चेक कर लें, हम अखलाकी दिवालियापन के भी शिकार हैं, और फाइनेंशियली बैंकरप्सी जो है, और माली दिवालियापन का शिकार है। हर जगह मुल्क में मतलब दुनिया में जाकर मांगते फिर रहे हैं। उसी वजह से है कि हमारे जो अलीट है, ताकतवर हजरात हैं, उनके सब के घर बच्चे वगैरह बाहर सेट हैं। हमारे जो स्टैब्लिशमेंट के हजरात हैं, ताकतवर जो हजरात हैं, वो भी जाकर रिटायरमेंट के बाद सारी फैमिली लेकर बाहर मुंतकिल हो जाते हैं। मुल्क को हमने मजहबी इंतहा पसंदी की तरह लगाया हुआ है, और झूठी जो हम ऐसी बातें कर करके आज हम मजहबी तौर पर हमने मुल्क ऐसा बना दिया हुआ कि एक आशिक रसूल को दूसरे आशिक रसूल से खतरा है। तो मेरी कोशिश ये थी कि आपके सामने ये दोनों हकीकतें लेके आ सकूं। आगे आपकी मर्जी है, मेरा काम फतवे लगाना नहीं है, मेरा काम आपके सामने
सच रखना है। अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई मेरे सवाल करना चाहते हैं, आप मुझे ईमेल ही भेज सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, या मैं आपको आपके जो सवालों का जवाब भी दूंगा। और आप कहते हैं अगर मेरी कोई बात गलत है मुझे बताएं आके, मैं माफी मांगूंगा, वीडियो को डिलीट भी कर दूंगा। मेरी कोशिश यही होती है कि आखिर सच लेकर आ सकूँ, ताकि हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए, बच्चों के लिए बेहतर जिंदगी का आप कैसे हम का बंदोबस्त कर सकें, उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकें, ताकि वो इज्जत के साथ अपनी सेल्फ स्टीम के साथ जिंदगी गुजार सकें। एंड में मेरे को ऐसी बात जब अच्छी लगी, इसे मदद चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।